Children, we are discussing interference. In the previous lecture, we discussed about the conditions of interference, then the position of the interference fringes, dark fringes, bright fringes in maximum amplitude, maximum intensity, minimum intensity, fringe width, position of the width, position of the fringe, angular position of the fringe. All these things we have discussed earlier. And we have plotted the graph for intensity, variation of intensity with part difference, with phase difference, with एंगुलर पोजीशन और विद पोजीशन ऑफ द फ्रिंजेस. ठीक है, ये सारी चीजें हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं. अब इससे आगे का हम इसमें बताते हैं बच्चों. तो इसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है. देखिए पहले तो मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं. मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी as we have discussed, intensity directly proportional to the square of the amplitude. एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसको हमने आर कहा था बच्चों. आर के दो रिजल्ट आए थे. एक तो आर आया था आपका A1 प्लस A2, दिस इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और आर मिनिमम आया था बच्चों आइदर A1 माइनस A2 और A2 माइनस A1. व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ द इंटरफेयरिंग वेव इज इक्वल, अगर दोनों वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल है originating from the coherent sources S1 and S2, then R maximum will become of twice A and R minimum will become 0. And when you talk about I maximum is equal to or directly proportional to A square, R maximum square, which is equal to I maximum is equal to or 4A square. And what is 4A square? What is A square? A square, suppose I naught is the initial intensity. When both are of same amplitude, then suppose I naught is proportional to A naught square. ठीक है, दोनों को आपने A मान लिया है. तो I naught किसके इक्वल होगा? A naught स्क्वायर. अब I naught proportional to A1 स्क्वायर. अगर हम K से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लोग K आ जाता है सब जगह. KA1 स्क्वायर इज इक्वल टू KA2 स्क्वायर इज इक्वल टू KA स्क्वायर. और ये कितना आ जाएगा? यहाँ भी K आ जाएगा. अगर आप यहाँ K ले रहे हो, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देते हैं, K आ जाएगा. एंड इट इज K इंटू 4 इंटू I नॉट. तो कितने टाइम्स बन गया बच्चों? 4 टाइम्स बन गया. इट मींस ये किसकी वैल्यू हो गई? I नॉट हो गया. तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इज 4 I नॉट एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज 0, बिकॉज R इज 0, सो मिनिमम इंटेंसिटी इज 0. तो जो ग्राफ हमने बनाया था, ये जो ग्राफ हमने लिया था यहाँ पर, अगर ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, दिस इज 4 I नॉट एंड दिस मिनिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0. when the amplitudes of both the interfering waves is equal. Okay, तो ये maximum intensity and minimum intensity. I naught किसकी intensity है? of the one of the interfering waves, because both the waves have equal amplitudes, the intensity of both the waves will be equal. That's why maximum and minimum. चलिए बच्चों, एक तो ये कॉन्सेप्ट बताया, और एक इसमें अब नया कॉन्सेप्ट ले रहे हैं बच्चों. एक और हम बताते हैं इसमें, width of interference fringes. देखिए हमने I1 अपॉन I2 को ये भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में. क्या पढ़ा था हमने? I1 इज इक्वल टू KA1 स्क्वायर एंड I2 इज इक्वल टू KA2 स्क्वायर. सो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर. ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया. एंड I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, ये कितना हो जाएगा बच्चों? दैट विल बी इक्वल टू A1 प्लस A2 होल स्क्वायर अपॉन KA1 माइनस A2 होल स्क्वायर. ठीक है, ये बन गया इंटेंसिटी में. ये फॉर्मूला बन जाएगा अगर एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा. ये थर्ड इक्वेशन बन गई. और इफ एक और फॉर्मूला इसमें कई बार हम यूज कर लेते हैं, W1 एंड W2 आर विड्थ्स ऑफ स्लिट्स S1 एंड S2. जो हमने इंटरफेरेंस वेव ली हैं उनकी जो विड्थ है, अगर वो विड्थ जो है W1 और W2 है, तो देखिए I1 अपॉन I2 बच्चों कितना हो जाता है? दैट इज इक्वल टू W1 अपॉन W2. ठीक है, ये एक और फॉर्मूला बनेगा. तो इस तरह से हम समटाइम्स व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन, W1 एंड W2 आर गिवन. अंडर दैट कंडीशन यू कैन फाइंड I1 अपॉन I2 एंड देन यू कैन कैलकुलेट आइदर A1, A2 और I मैक्सिमम और I मिनिमम. तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो रिगार्डिंग द इंटरफियरेंस ऑफ द फ्रिंजेस. ठीक है, चलिए बच्चों, नेक्स्ट वी कम टू फ्रिंज शिफ्ट. एक इसमें और अच्छा टॉपिक होता है जिसको हम फ्रिंज शिफ्ट कहते हैं. फ्रिंज शिफ्ट. देखिए बच्चों क्या होता है, when a transparent medium, a material or the transparent material, a glass slab or any slab of the transparent medium is kept in one of the interfering waves, then fringes shift from their initial positions or original positions.
दिस इज कॉल्ड फ्रिंज शिफ्ट। अगर इंटरफियरिंग वेव्स में दो वेव आती हैं जिनको हम इंटरफेयर कराते हैं S1 और S2 से, दो कोहेरेंट सोर्सेज से रादर, सो मैनी वेव्स ट्रेवलिंग, वेव्स दो नहीं होती हैं, वो तो हम दो वेव कंसीडर करके इंटरफेरेंस दिखा देते हैं। S1 S2 दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं जिनसे वेव्स ट्रेवल करती हैं, और जब वो सुपर इम्पोज करती हैं, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती हैं, तो उसमें अगर दोनों वेव्स के कहीं भी पाथ में अगर किसी भी हम एक डेफिनेट थिकनेस के ट्रांसपेरेंट मीडियम को रख दें, देन द फ्रिंज इज शिफ्ट। और वो किस वजह से होता है? ड्यू टू चेंज इन द पाथ। बेसिकली जब हम लाइट में कहते हैं पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट, इट इज रिगार्डिंग टू द ऑप्टिकल पाथ। जब हम पाथ ट्रेवल्ड की बात करते हैं तो ऑप्टिकल पाथ होता है बच्चों, एंड ऑप्टिकल पाथ इज डिफाइंड एज, ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ ट्रेवल्ड, पाथ ट्रेवल्ड और पाथ जो भी होता है, ये ऑप्टिकल पाथ होता है, कितना पाथ लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करते हैं पाथ को। सपोज x डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट वाटर में से, तो हाउ मच ऑप्टिकल पाथ इज ट्रेवल? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय x। मान लीजिए को ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस x है, अब ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय द थिकनेस, दिस इज द ऑप्टिकल पाथ। इसको ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। लाइट के केस में जब एयर को हम एयर में या वैक्यूम में लेते हैं, एयर का या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1 है। तो जब उसमें से ट्रेवल करती है तो वहां ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट, इसलिए हम मान लेते हैं बच्चों। तो यहां पर पहले तो हम फ्रेंडशिप करते हैं, इफ मीडियम और इफ अ शीट ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, transparent medium is kept in the path of interfering waves, interfering waves, in the path of one of the interfering waves, the fringes shift from their initial positions, their initial positions। तो जो फ्रिंजेस की पोजीशंस हैं वो फ्रिंज शिफ्ट हो जाती है। और क्यों शिफ्ट हो जाती है? इट इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है बच्चों? इट इज ड्यू टू चेंज इन पोजीशन। पोजीशन भी चेंज हो जाती है, और पोजीशन चेंज होने की वजह से फ्रिंज भी क्या हो जाएंगी? शिफ्ट हो जाएंगी। ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे। यहां से मान लीजिए आपका S1 सोर्स था और ये S2 था, दोनों कोहेरेंट सोर्स थे, और यहाँ P पॉइंट था जहां पर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिल रही थी, ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस थी, ऐसे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस थी, ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मान लीजिए बच्चों। और यहां से एक लाइट वेव ये थी और दूसरी लाइट वेव ये थी, ये हमें मिल रहा था इंटरफेरेंस, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहां से किसी भी एक लाइट वेव के पाथ में हमने क्या रख दिया? कोई भी एक शीट रख दी ट्रांसपेरेंट मीडियम की। तो हमने क्या किया, यहां से ये स्क्रीन था आपका, और ये वही पोजीशन है सेम, इसी पोजीशन को मान लेते हैं, ये वाली पोजीशन। और ये आपका सोर्स है S1 और ये सोर्स कौन सा है? S2। यहां से हमने एक ये ले लिया बच्चों, ये T थिकनेस ले लिया, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू है। और यहां से लाइट रे ट्रेवल करती है। तो देखिए क्या किया हमने, ये जो फर्स्ट लाइट वेव थी इसके रास्ते में क्या रख दिया हमने? एक थिकनेस T थिकनेस का कोई भी एक शीट रख दिया आपने। जैसे हमने को ग्लास स्लैब रख दिया, और ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है? T है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है ग्लास का? 1.5 है सपोज, इमेजिन करते हैं, या कोई और मीडियम रख दिया आपने। अब यहां से क्या होगा बच्चों, ये आपका S2 इक्वल है, S2 में कुछ नहीं किया है आपने। नाउ द फ्रिंजेज विल शिफ्ट। यहां से जब आप चेंज करेंगे तो आपकी फ्रिंजेज यहां से शिफ्ट हो जाएंगी। और फ्रिंजेज कैसे शिफ्ट हो जाएंगी? वो इस तरीके से फ्रिंजेज मिलेंगी हमें, ये फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगी। तो ये जो फ्रिंज थी, फ्रिंज किधर हो जाएगी? ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये जो फ्रिंज थी यहां से शिफ्टिंग हो गई फ्रिंज की, और किधर शिफ्ट हो जाएंगी? टुवर्ड्स द शीट, जिधर शीट रखी होती है उधर शिफ्ट हो जाएगी। क्यों होगी? जरा ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देखो बच्चों, पहले इस वाले केस में देखते हैं कहां पर फ्रिंज बनती है। पोजीशन ऑफ ए फ्रिंज, क्या फॉर्मूला पढ़ के आए हैं? पोजीशन ऑफ अ फ्रिंज, किसी भी P पॉइंट के लिए पोजीशन का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, X कैपिटल D अपॉन D। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिराइव किया था। इसके बाद हमने बताया था कि ब्राइट कहां मिलेंगी, डार्क कहां मिलेंगी। X क्या है? मेरा X इज पाथ डिफरेंस, X इज पाथ डिफरेंस between the interfering waves, and D is distance, कौन सा वाला distance of screen from the source slits, और D क्या है? separation between the slits, separation between the slits, ये है बच्चों कंडीशन, ठीक है। X क्या था? इसमें पाथ डिफरेंस था।
अब अगर पाथ डिफरेंस x चेंज हो जाएगा, पहले x s1 और s2 जो वेव जाती थी p पॉइंट पर, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस हमने x डेराइव किया था, अगर ये पाथ डिफरेंस चेंज हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में y भी चेंज हो जाएगी, और जब पोजीशन चेंज हो जाएगी इट मींस द शिफ्टिंग ऑफ द फ्रिंज विल टेक प्लेस। अब कितनी फ्रिंज शिफ्ट होगी देखिए, इफ व्हेन अ शीट of thickness t and refractive index mu is kept in the path of first wave, ये जो फर्स्ट वेव है इसके रास्ते में ही रख दिया, then optical path will be increased, then optical path will be increased by, बताइए कितने से हो जाएगा। अच्छा पहले पाथ बताओ, यहां बताओ ये थिकनेस है, सेम थिकनेस ये ले लो, ये टी थिकनेस यहाँ है, टी थिकनेस यहाँ पर है, यहाँ एयर है तो एयर में म्यू की वैल्यू कितनी होगी 1, तो उतनी थिकनेस में जब लाइट एयर में ट्रेवल करती है तो इसका ऑप्टिकल पाथ कितना हो गया 1 × टी, और जब किसी शीट में ट्रेवल करती है तो पाथ कितना हो गया म्यू × टी, तो दोनों का पाथ चेंज हो गया कि नहीं, कितना बढ़ गया, पहले म्यू की वैल्यू 1 थी, एयर के लिए क्या होता है वैक्यूम के लिए 1 होता है, तो 1 × टी पाथ था, अब कितना हो गया म्यू × टी है, मान लीजिए ग्लास स्लैब है सपोज, और ग्लास स्लैब में कितना हो जाएगा 1.5 टी हो जाएगा, और यहाँ कितना था टी था, तो कितना बढ़ जाएगा 1.5 टी माइनस टी, पहले जो पाथ ट्रेवल टी था ऑप्टिकल पाथ, अब वो बढ़ के कितना हो गया 1.5 टी हो गया, तो कितना बढ़ गया 1.5 टी माइनस टी, अब कितना था पहले एयर में टी था, अब कितना है म्यू × टी, तो ये बढ़ जाएगा म्यू × टी माइनस टी इक्वल टू म्यू माइनस 1 × टी, ये बढ़ जाएगा। तो दिस इज द इंक्रीज इन द पाथ, और पहले पाथ डिफरेंस कितना था x था, पहले पोजीशन क्या था, पाथ था आपका x, अब न्यू पोजीशन क्या हो जाएगी, न्यू पोजीशन ऑफ द फ्रिंज, उसी फ्रिंज की बात कर रहे हैं जो पहले थी, y की जगह मान लीजिए क्या हो जाएगी y डैश हो जाएगी, O पॉइंट से y डैश, अब x कितना हो जाएगा, पहले पाथ डिफरेंस, पहले तो x था पाथ डिफरेंस, अब इतना और बढ़ गया है, पहले जो ओरिजिनल पाथ डिफरेंस था इस फॉर्मूले में, जहां y पोजीशन पे शिफ्ट फ्रिंज बनती थी तो पाथ डिफरेंस x था, और जैसे ही आपने इसमें कोई इंटरफेयरिंग पाथ में कोई भी हमने एक शीट रख दी तो अब हमारा पाथ डिफरेंस इतना और बढ़ गया, ये और चेंज हो गया, तो हमारा हो जाएगा x प्लस म्यू माइनस 1 × टी और d/d, ये एक एक्सप्रेशन बन गई। तो ये तो ओल्ड पोजीशन थी जब कोई पाथ में इंटरफेयरिंग पाथ में कोई भी शीट नहीं थी, ये कंडीशन हमने डेराइव की थी। जैसे ही हम इंटरफेयरिंग पाथ में कोई शीट रख देते हैं तो उसमें नया पाथ डिफरेंस होकर के वो और ऐड हो जाता है, इतना पाथ डिफरेंस पहले था x और अब नया म्यू माइनस 1 × टी और ऐड हो जाएगा, ये न्यू पाथ डिफरेंस हो गया, तो टोटल पाथ डिफरेंस ये हो गया अब, और इसके कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या होगी y डैश, बताइए शिफ्ट कितनी हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी y डैश माइनस y डैश माइनस y में तो x वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, t और कितना बच जाएगा d/d, भाई x d/d तो कैंसिल हो जाएगा, म्यू माइनस 1 t d/d बच जाएगा इक्वेशन नंबर 3। बट एक तो ये फॉर्मूला बन गया है, बताइए हमने बीटा बार को क्या पढ़ा था, या जिसको w भी कहते हैं आप, बीटा बार आया था हमारा लैम्डा कैपिटल d/d, और बीटा बार अपॉन लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल d/d, इन दोनों वैल्यू को याद रखते ना, कितनी शिफ्ट आ जाएगी, शिफ्ट, अब इस शिफ्ट को y0 कह दीजिए या डेल्टा y कह दीजिए, जो भी आप कहेंगे, कितनी शिफ्ट आ जाएगी, म्यू माइनस d/d की जगह बीटा अपॉन लैम्डा आ जाएगा, म्यू माइनस 1 × t एंड दैट इज बीटा बार अपॉन लैम्डा। सो इट इज इन टर्म्स ऑफ फ्रिंज विड्थ एंड वेवलेंथ एंड इट इज इन टर्म्स ऑफ किसमें बच्चों, द कैपिटल D एंड स्मॉल d, दिस इज द फ्रिंज शिफ्ट, ये फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगी। तो जो शिफ्ट पहले थी, ये फ्रिंज पहले यहां पे बन रही थी और अब ये फ्रिंज कितने पे बन गई, ऊपर जाके बन गई y0, ये शिफ्ट हो गई, दिस फ्रिंज इज शिफ्टिंग अपवर्ड, देखो ये शिफ्ट, पहले फ्रिंज ये थी, अब ये ऊपर शिफ्ट होगी, और कितनी शिफ्ट होगी y0, और y0 किस पर डिपेंड करेगी, इस थिकनेस पर डिपेंड करेगी, म्यू पर डिपेंड करेगी, कितनी शिफ्ट हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड फ्रिंज शिफ्ट, ठीक है, कई बार कंपटीशन में इस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और अगर यहाँ नीचे रख देंगे, ये तो हमने ऊपर वाली में रखा, अगर नीचे रखेंगे तो किधर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रिंज शिफ्ट। और यहाँ एक नई चीज भी आपने सीखी है जिसको हम पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट कहते हैं। बेसिकली इट इज द ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट। When we talk about the optical path traveled by the light, it means the product of refractive index of the medium to the multiplied by the path traveled by the light. Okay, ये डिफरेंस है बच्चों। तो इस तरीके से अगर हमारा दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस बदल जाता है, चेंज हो जाता है बाय एनी वे, किसी भी तरीके से, then fringes will shift from their initial positions.
और कितनी शिफ्ट हो जाएगी? वी हैव टू इक्वेशंस, फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, अनदर इन टर्म्स ऑफ बीटा बार एंड लैम्डा। बीटा बार क्या होता है? इट इज द फ्रिंज विड्थ विच इज गिवन बाय लैम्डा डी अपॉन डी। ये तो बन गया। चलिए, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था फ्रिंज शिफ्ट का। अब इसमें लास्ट में हम पहुंच जाते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों, सो मेनी क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन जाएंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोजीशन ऑफ फ्रिंज विड्थ, पोजीशन ऑफ द विड्थ और फ्रिंज विड्थ। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिंज विड्थ, और विड्थ चेंज हो जाएगी तो पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, पोजीशन भी हो जाएगा ऑफ फ्रिंजेस। ठीक है, ये भी चेंज कर सकते हैं, इन पे हम ले सकते हैं। चलिए फ्रिंज विड्थ लेते हैं। बताइए फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, जिसको हम बीटा बार भी कहते हैं, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। पहला इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ वेवलेंथ। इफेक्ट ऑफ वेवलेंथ, अब इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, वेवलेंथ के इंक्रीज करने से यहां अगर फॉर कांस्टेंट डी एंड स्मॉल डी, डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। और लैम्डा हम जानते हैं विजिबल में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। बताइए इसमें लैम्डा क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो फ्रिंज विड्थ बताओ क्या करेगी? इंक्रीज करेगी फ्रिंज विड्थ। यानी कि जो आप सोर्स ले रहे थे, मेन सोर्स जिससे हम कोहेरेंट सोर्स जनरेट करते थे, अगर हम उसके कलर को चेंज कर दें तो उस कलर से डिफरेंट कलर के लिए फ्रिंज विड्थ भी डिफरेंट होगी, पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस भी डिफरेंट होगी। क्यों? सबकी क्या चेंज होगी? वेवलेंथ चेंज होगी। अगर हमें पोजीशन को चेंज करना होगा तो हमने क्या पढ़ा था? y इज इक्वल टू, और ये n लैम्डा, ये x लैम्डा डी बाई डी पढ़ा था। देखो बच्चों, अगर लैम्डा चेंज हो जाएगा तो पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। अब कैसे बढ़ेगी? अगर प्रीवियस कलर को विजिबल स्पेक्ट्रम में से अपने सक्सेसिव किसी नेक्स्ट कलर से हम अगर रिप्लेस कर दें, द फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? वायलेट की। तो विड्थ विल बी मिनिमम किसके लिए? फॉर वायलेट कलर, एंड विड्थ विल बी मैक्सिमम फॉर विच कलर? रेड कलर, रेड कलर। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम वायलेट लाइट यूज करते हैं और फिर उसके बाद में हम रेड लाइट को, वायलेट को रिप्लेस कर देते हैं रेड से, तो जो फ्रिंजेस मिलेंगी उनकी जो विड्थ होगी वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, रेड के को रिप्लेस करेंगे ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो या वायलेट, देन इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? देखिए, वायलेट को आप अगले 5 कलर से रिप्लेस कर दीजिए, 5 क्वेश्चन बन गए, आपको रटने की जरूरत नहीं है अलग अलग। तो इस सीरीज में जो भी आगे वाले कलर से रिप्लेस करोगे तो उससे फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी। आई को अगले वाले 5 कलर से रिप्लेस कर दो, फिर आपके 5 क्वेश्चन बन गए। ब्लू को आगे वाले 4 कलर से रिप्लेस कर दीजिए, ग्रीन को नेक्स्ट 3, येलो को नेक्स्ट 2, ऑरेंज को रेड, और रेड को फिर इसी तरह से वापस कर सकते हैं। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स। ये तो कलर का इफेक्ट हो गया। ओके, एक इसमें इफेक्ट आ जाएगा अगर हम इसकी जगह, ये तो ए पार्ट हो गया, बी पार्ट अगर व्हाइट लाइट इज यूज्ड, इफ व्हाइट लाइट सोर्स इज यूज्ड, जो हम सोर्स ले रहे हैं वो व्हाइट लाइट वाला ले रहे हैं, और व्हाइट लाइट में तो आप जानते हैं कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं स्पेक्ट्रम में। अगर व्हाइट लाइट लेते हैं तो इसमें तो 7 कलर्स की फ्रिंजेस मिलेंगी। आपको कितनी पोजीशन मिलेंगे? y इज इक्वल टू x लैम्डा डी बाई डी। इसमें वायलेट की मिलेगी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, और सबकी वेवलेंथ किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो देखिए, जब वेवलेंथ मिलेंगी, पहले एक पैटर्न तो किसका मिलेगा? वायलेट का, फिर किसका मिलेगा? फिर किसका मिलेगा बच्चों? उसके बाद इंडिगो, देन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सबके अपने अलग अलग पैटर्न होंगे और सबकी स्पेसिंग भी कैसी होगी? डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी? सबका वेवलेंथ डिफरेंट है। वेवलेंथ डिफरेंट है तो सबकी पोजीशन डिफरेंट होगी, सबकी स्पेसिंग भी डिफरेंट होगी। इट मींस वेरियस कलर्ड फ्रिंजेस, वेरियस कलर्ड फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड, वेरियस कलर्ड फ्रिंजेस मिलती हैं, ऑब्टेन्ड किसके? ऑन बोथ साइड्स ऑफ सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज। सेंटर पे कैसी फ्रिंज मिलेगी? व्हाइट मिलेगी। क्यों? सबका सेंटर कैसा है? ब्राइट है। तो जितने भी कलर है, 7 कलर का सेंटर तो एक ही होगा, ब्राइट होगा। और जब 7 कलर एक पे मिलेंगे तो कैसी मिलेगी? सेंटर फ्रिंज तो कैसी मिलेगी? व्हाइट मिलेगी। और इसके बाद कैसी फ्रिंजेज हैं? कलर्ड फ्रिंजेज है। बट देयर इज ओवरलैपिंग इन ऑफ द फ्रिंजेस, देयर विल बी, क्या हो जाएगा? ओवरलैपिंग ऑफ द फ्रिंजेस, और we'll get a confused pattern, will not get a good contrast between dark and bright bands.
हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा डार्क है कौन सा ब्राइट है. वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश विच फ्रिंज कोरस्पॉन्ड्स टू विच पर्टिकुलर कलर बिकॉज ऑल द कलर्स विल बी मिक्स्ड. आपको 7 कलर के फ्रिंज सिस्टम मिलेंगे. यहां पर इतनी सारी फ्रिंजेस मिलेंगी, सब अलग अलग फ्रिंजेस हैं. कोई किसी एक कलर की है, कोई दूसरे कलर की है, और सब आपस में बहुत पास पास का डिफरेंस है. तो मान लीजिए फर्स्ट की किसी एक कलर की थर्ड, दूसरे कलर की फोर्थ, थर्ड कलर की फिफ्थ, वो सब एक जगह मिक्स हो गई. तो यू विल गेट वेरियस कलर्ड फ्रिंजेस on both sides of center white fringe, but these fringes will not be very sharp. We can't distinguish which fringe corresponds to which particular color, so we will get a confused pattern in which we are getting the क्या मिल रहे हैं बच्चों, colored fringes but of poor contrast. So this is of very poor contrast. Contrast का मतलब है जिसमें आप अलग अलग कलर की फ्रिंजेस को अलग अलग पहचान सकते हैं. तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं, सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट यूज करते हैं, तो हमें क्या मिलती है, वेरियस कलर्ड फ्रिंजेस सराउंडिंग द व्हाइट fringe, but these fringes will overlap each other and there is a poor contrast between the fringes. एक इफेक्ट हो गया. ये तो दोनों डायरेक्ट वाले हो गए, जो डायरेक्ट इफेक्ट आपने देखा. एक और सी पार्ट हो सकता है. सी पार्ट कैसे हो सकता है, इनडायरेक्टली हम लैम्डा चेंज कर सकते हैं. किसको, सराउंडिंग मीडियम को चेंज करके. व्हेन इंटरफियरेंस एपरेटस इज इमर्स्ड इन वाटर, अगर ये पूरे इंटरफेरेंस एपरेटस को वाटर में हम एग्जीक्यूट करें तो क्या फर्क पड़ेगा इन कंपैरिजन टू एयर के रेस्पेक्ट में. अगर वाटर को इमर्स कर दे देन व्हाट विल हैपन. आप जानते हैं वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू लोगे तो बताइए क्या रिलेशन है म्यू का ये रिलेशन आप पढ़ के आए जिसको कोचे रिलेशन कहते हैं. तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने से लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, डिक्रीज करेगा. तो जब एयर के कंपैरेटिवली वाटर में जाएंगे तो वाटर में म्यू क्या होगा, बढ़ेगा, और वाटर में म्यू इंक्रीज करेगा तो क्या कम होगा, वेवलेंथ डिक्रीज करेगी. और जब वेवलेंथ डिक्रीज करेगी तो फ्रिंज विड्थ भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. तो फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, और इसको कहते हैं फ्रिंज सिस्टम, और फ्रिंज पैटर्न विल श्रिंक, फ्रिंज पैटर्न विल श्रिंक. यानी कि अगर हम सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर देते हैं और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इससे ज्यादा ले लेते हैं एयर से, तो जो फ्रिंजेज हैं इनकी पोजीशन बदल जाएगी, इनकी विड्थ भी बदल जाएगी. अगर हम डेंसर मीडियम में इमर्स कर देते हैं तो लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज करेगी, फ्रिंज विड्थ डिक्रीज करेगी, और पोजीशन ऑफ द फ्रिंज विड्थ भी क्या होंगी, डिक्रीज करेगी. जहां जितने डिस्टेंस पर पहले मान लीजिए 9th फ्रिंज बनती थी, अब उससे कम डिस्टेंस पे बनेगी, उससे कम पहले बनेगी. सो व्हेन दिस apparatus is immersed in water and we are performing the experiment, the fringe pattern will shrink or the fringe width will decrease and the position of the fringe will also decrease as compared to the previous one. तो बच्चों ये तो किसका इफेक्ट हो गया, लैम्डा का इफेक्ट हो गया. अब देखिए कितने सारे क्वेश्चंस कवर हो गए. कोई भी एक कलर किसी दूसरे कलर से रिप्लेस कर दे, सबका आंसर इस चार्ट से मिल जाएगा. ठीक है, पोजीशन को अलग बता रहे हैं, विड्थ को अलग बता रहे हैं. दूसरा किसमें, अगर हम इसमें व्हाइट लाइट यूज कर रहे हैं तब क्या होगा, और अगर हम इसमें क्या, इसको सराउंडिंग मीडियम का इफेक्ट भी हमने देख लिया. जो हिडन पैरामीटर है इसमें सराउंडिंग मीडियम दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सराउंडिंग मीडियम से क्या बदल जाता है, लैम्डा बदल जाता है. ओके, एक पॉइंट तो ये हुआ बच्चों. अब इसमें दूसरा पैरामीटर लेते हैं, और दूसरा पैरामीटर है इसमें बाई चेंजिंग कैपिटल डी. अगर हम कैपिटल डी को चेंज कर दें देन व्हाट विल बी द इफेक्ट. ये तो बड़ा आसान हो गया, कैपिटल डी को देखना. तो कैपिटल डी के लिए बाय चेंजिंग कैपिटल डी, और डब्ल्यू किसके प्रोपोर्शनल है, कैपिटल डी के प्रोपोर्शनल है. और यहां से विड्थ देख लीजिए, वाई भी किसके प्रोपोर्शनल है, कैपिटल डी के. तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द सोर्स देन हाउ डज दिस फ्रिंज विड्थ चेंज. कैसे फ्रिंज विड्थ चेंज होगी, फ्रिंज विड्थ विल चेंज, क्या होगा, डी के इंक्रीज करने से इंक्रीज करेगी और डी के डिक्रीज करने से क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी. स्क्रीन पास में रखते हैं, फ्रिंजेस पास पास मिलेंगी. अगर स्क्रीन को अवे ले जाते हैं देन द फ्रिंज डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंजेस गोज ऑन इंक्रीज, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ भी बढ़ जाएगी, और इस तरह से पोजीशन भी बढ़ जाएगी, पोजीशन भी चेंज हो जाएगी. पहले मान लीजिए आपकी फोर्थ फ्रिंज यहां बन रही थी, अब स्क्रीन को आप यहां लेके चले गए, तो जैसे स्क्रीन को लेके जाएंगे और ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, विड्थ भी बढ़ जाएगी. लेकिन यहां और क्वेश्चन पूछते हैं, यहां पूछते हैं एंगुलर विड्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ को क्या पढ़ा था आपने, इसको तो लैम्डा बाई डी पढ़ा था आपने. और एंगुलर पोजीशन को क्या पढ़ा था हमने, एक्स लैम्डा बाई डी पढ़ा था. यही तो था ना, इसकी जगह क्या हो गया था, थीटा हो गया था. थीटा इज द एंगल. अगर एंगुलर पोजीशन लेंगे, इसमें कैपिटल डी नहीं है, न पोजीशन में कैपिटल डी है, सो न एंगुलर विड्थ चेंज होगी, न एंगुलर पोजीशन चेंज होगी. सो व्हेन द
screen is moved away from the slit plane, the angular width and angular position will not change. किसी भी फ्रिंज की जो पोजीशन थी वो वही रहेगी. जैसे मान लीजिए पहले ये पोजीशन थी, अब ये पोजीशन से आपने ऊपर ले गए, यहाँ पर सपोज यहाँ बनी थी फ्रिंज, तो देखो यहां से जब एंगल ले रहे हैं वो इस फ्रिंज का भी वही रहेगा, और जब यहां शिफ्ट हो जाएगी यहां भी वही मिलेगा, एंगल चेंज नहीं होगा. सो एंगुलर विड्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द स्क्रीन, आइदर मूव्ड अवे और टुवर्ड्स लेके आएंगे तो W डिक्रीज करेगा, Y डिक्रीज करेगा, अवे लेके जाएंगे W एंड Y विल इंक्रीज, बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन एंगुलर पोजीशन. एंगुलर पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा. एक ये क्वेश्चन बनता है. नेक्स्ट इसमें लास्ट बचता है इसमें स्मॉल डी. स्मॉल डी का क्या इफेक्ट है? पहले तो ये समझते हैं स्मॉल डी है क्या. व्हाट इज स्मॉल डी? स्मॉल डी इज द सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस. स्मॉल डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस. देखो ये S1 है और ये क्या है, यहाँ पर S2 है, ये S2 है और ये मेन सोर्स है आपका, क्या है मान लीजिए S है. यहां इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का क्या इफेक्ट होगा? देखो अगर लैम्डा और डी, कैपिटल डी कांस्टेंट है, देन W प्रोपोर्शनल टू 1/d होगा कि नहीं. एंड व्हेन D इंक्रीजेस W डिक्रीजेस, एंड और वाइस वर्स. और D अगर इसमें आपका डिक्रीज करेगा तो W इंक्रीज कर जाएगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विड्थ के. तो अगर आप चाहते हैं W की वैल्यू ज्यादा हो जाए, विड्थ ज्यादा मिले, फ्रिंजेस का सेपरेशन ज्यादा हो, तो आपको इन दोनों को बहुत ही क्लोज रखना पड़ेगा. बट कितना क्लोज कर सकते हैं? व्हाट इज द लिमिट? लिमिट कितनी हो सकती है? कैन द S1 एंड S2 बी इनफाइनाइट क्लोज टू ईच अदर? क्लोज टू ईच अदर. अगर इनफाइनाइट क्लोज हो जाएंगे, इनफाइनाइट क्लोज का मतलब क्या होता है? टेंड्स टू जीरो. इनफाइनाइट मींस एज लार्ज एज वी कैन इमेजिन. इनफाइनाइट क्लोज मींस एज क्लोज एज वी कैन इमेजिन. तो ऐसे केस में तो क्या मिलेगा? D टेंड्स टू जीरो, और D टेंड्स टू जीरो है तो W क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी. मींस एक फ्रिंज यहां बन रही है, दूसरे इन्फिनिटी पे बन रही है, तो इट मींस फ्रिंजेस विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड. इतना ज्यादा सेपरेशन हो जाएगा, सो फ्रिंज पैटर्न विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड. फ्रिंजेस विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड, नॉट बी ऑब्जर्व्ड. तो एक राइडर भी है कि आप कितना कम कर सकते हैं डिस्टेंस. ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन क्या क्या कर सकते हैं? कैन S1 एंड S2 बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट? इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट. पहले इनफाइनाइट क्लोज था, अब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है. इनफाइनाइट मीन D टेंड्स टू इंफिनिटी एंड W टेंड्स टू जीरो. टेंड्स टू इसलिए लिख रहे हैं कि एग्जैक्टली इनफाइनाइट नहीं है, उसके करीब है, तो ये भी जीरो के बहुत करीब है. जीरो का मतलब क्या हुआ? ऑल द फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड एट द सेम प्लेस. एक ही जगह पे बनेंगे, फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड. विड्थ ही नहीं है उनके बीच की, विड्थ जीरो है. इट मींस विड्थ जीरो है तो दो ब्राइट डार्क सब एक ही जगह बनेगी. अगेन इंटरफेरेंस पैटर्न विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड. सो इट डिपेंड्स ऑन D. by decreasing D width increases, by increasing D W width decreases, but when the slits are at infinite close to each other or at infinite distance from each other, in both the cases the fringe apparatus, the fringe pattern will not be observed. इसमें फ्रिंज पैटर्न हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे. तो ये किसका इफेक्ट हो गया? स्मॉल डी का हो गया. तो देखो बच्चों, लैम्डा का इफेक्ट हो गया है, लैम्डा के अलावा सराउंडिंग मीडियम का हो गया है, डी का इफेक्ट हो गया है, स्मॉल डी का हो गया, और इसी पे नहीं हुआ, हमने इस पे भी कर दिया है. कौन से वाला? y इक्वल टू एक्स लैम्डा डी अपॉन डी. इस पर भी हमने साथ साथ बता दिया. ये पोजीशन है, और नॉट ओनली इन दीज टू, हमने एंगुलर पोजीशन पर भी बता दिया. एंगुलर पोजीशन, एंगुलर विड्थ में डी का सेम इफेक्ट होगा, लैम्डा का सेम इफेक्ट होगा. केवल वेरिएशन किस में आएगा? डी में आएगा. ठीक है ना. हमने क्या बताया था इसमें? थीटा हमने बताया था यहाँ पर एक्स लैम्डा अपॉन डी. बस केवल कैपिटल डी गायब होता है, बाकी स्मॉल डी, लैम्डा और एक्स, इन सब का इफेक्ट कैसा रहेगा? सेम रहेगा. अब लास्ट पॉइंट इसमें रह गया है कि ये इंटरफेरेंस जो होता है, क्या इसमें ये जो स्लिट का और इनके बीच का डिस्टेंस है वो कितना हो सकता है? बच्चों दो चीजें और हैं जिन पर डिपेंड करता है. देखिए, ये डिपेंड करता है, एक वैलिडिटी क्राइटेरिया भी हम बता देते हैं. अगर ये डिस्टेंस कैपिटल एस है और सपोज ये विड्थ स्मॉल एस है, ये मेन सोर्स था आपका, और ये डिस्टेंस है. हमने अभी तक ये डिस्कस नहीं किया. हमने S1 S2 डिस्कस कर लिया, स्क्रीन डिस्कस कर ली, वेवलेंथ वगैरह डिस्कस कर दिया. हमने ये तो नहीं बताया अगर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कम या ज्यादा कर दे तो क्या इफेक्ट होगा. हमने ये भी नहीं बताया इस S की विड्थ को से क्या इफेक्ट आएगा, ये तो बता दिया हमने. S1 S2 की विड्थ पे तो क्या बताया? आज ही हमने डिस्कस किया है. I1 अपॉन I2 इक्वल टू W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर. ये तो इनका इफेक्ट हो गया. इसका क्या इफेक्ट होगा ये हम डिस्कस करना चाहते हैं बच्चों. तो इफ S is width of
मेन सोर्स, जो हम सोर्स ले रहे हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स, और कैपिटल एस इज डिस्टेंस बिटवीन मेन सोर्स एंड स्लिट प्लेन, ये स्लिट, जिस प्लेन में स्लिट को बनाया हमने, इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस एस हो जाए। देन फॉर इंटरफेरेंस टू अकर, कब हो सकता है इंटरफियरेंस? एस अपॉन एस लेस देन इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, अदरवाइज जितनी चीजें पहले आपने पढ़ी थी ऑल यूजलेस, कुछ नहीं मिलेगा, कोई इंटरफेस पैटर्न नहीं मिलेगा, कोई ब्राइट फ्रिंज नहीं मिलेगी, कोई डार्क फ्रिंज नहीं मिलेगी, कुछ भी आपको देखने पर स्क्रीन पर नहीं मिलेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। तो बच्चों देखिए, अगर आप इंटरफेस डिस्कस करना चाहते हैं तो उसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो दोनों सोर्स कैसे होने चाहिए, ये आपके कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए, एंड सेकंड दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, स्मॉल एस अपॉन कैपिटल एस लेस देन इक्वल टू लैम्डा बाय डी। इससे के लैम्डा बाय डी के इक्वल या इससे कम होगा तो इंटरफेरेंस मिलेगा, अदरवाइज इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट हैपेंस टू द इंटरफेरेंस पैटर्न व्हेन द विड्थ ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज्ड। अगर इस एस को बढ़ा देते हैं, ये एस बढ़ा देते हैं, और जब एस बढ़ाओगे तो बताइए एस अपॉन एस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और जब इंक्रीज करेगा जब तक ये लैम्डा बाई डी से कम है या इसके इक्वल है तो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, और जैसे ही ये लैम्डा बाई डी से एक्सीड करेगा द इंटरफेरेंस पैटर्न विल डिसअपीयर, इंटरफियरेंस फ्रिंजेस विल डिसअपीयर। कब होगा, जब ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन लैम्डा बाई डी। जैसे ही एस अपॉन एस लैम्डा बाई डी के इक्वल होगा देन इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी क्या हो जाएगा, विल नॉट बी ऑब्जर्व। तो इसकी विड्थ आप एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, तो इसकी विड्थ हमें इतनी रखनी पड़ेगी जिससे कि ये लैम्डा बाई डी, डी क्या है, ये डिस्टेंस है, लैम्डा हमने किस कलर की लाइट को यूज किया है, तो लैम्डा अपॉन डी को हमें इस रेशो के इक्वल रखना पड़ेगा या इससे कम रखना पड़ेगा एस बाई एस को। दूसरी कंडीशन, अगर हम इसको एस को क्या करें, पास ले जाएं, when the source is very close to this slit plane, आपने मेन सोर्स रखा और पास ले जाए स्मॉल, इसको कैपिटल एस को डिक्रीज करें, तो देखो कैपिटल एस जब इंक्रीज करेगा तो एस अपॉन एस क्या करेगा, ये अगर डिक्रीज करेगा कैपिटल एस, देखो ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो एस की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, और जब एस डिक्रीज करता है तो एस अपॉन एस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, फिर ये रीजन आ जाएगा टिल इट इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा बाई डी। लैम्डा बाई डी की एक वैल्यू आ गई, कोई भी इमेजिन करो, एक वैल्यू आ गई, जब तक ये उस वैल्यू के इक्वल जाएगा या उससे कम रहेगा तो हमें इंटरफेरेंस मिलेगा, और जैसे ही ये वैल्यू लैम्डा बाई डी से ज्यादा होगी अगेन इंटरफेरेंस पैटर्न विल डिसअपीयर। लेकिन जैसे ही हम इसको एस को कम करते हैं, एस अपॉन एस की वैल्यू लैम्डा बाई डी के वेरी क्लोज पहुंचती है, देन फ्रिंजेस बिकम लेस एंड लेस शार्प, तो जो उनकी शार्पनेस वो कम होने लगती है, और जैसे ही ये लैम्डा बाई डी के इक्वल होता है तो शार्पनेस बहुत कम हो जाती है, और अगर ये लैम्डा बाई डी से वैल्यूज की बढ़ जाती है देन फ्रिंजेस विल डिसअपीयर। तो पहले उनकी शार्पनेस कम होती चली जाएगी, फिर उसके बाद वो गायब हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगी। तो बच्चों दिस इज द इफेक्ट ऑफ स्मॉल एस एंड कैपिटल एस। ठीक है, अगर इसको दूर ले जाएं, अवे ले जाएं इस सोर्स को आप इधर शिफ्ट कर रहे हैं, एस को बढ़ा रहे हैं तो ठीक है, एस अपॉन एस लैम्डा बाई डी से कम होगा तो आपको इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलेंगी। लेकिन अगर हम एस अपॉन एस की रेशो लेस देन इक्वल टू लैम्डा बाई डी नहीं रखते हैं, अंडर दैट कंडीशन फ्रिंजेस विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड। तो जितना भी हमने इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ा है कि ये इतनी फ्रिंजेस बनती हैं, ये लीनियर पोजीशन है, ये एंगुलर पोजीशन है, ये ब्राइट फ्रिंज है, ये डार्क है, यहाँ पे मिलेगी, ऐसे मिलेगी, वो सारी चीजें केवल तभी अप्लाई हो सकती है जब ये कंडीशन हम क्या करें, सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो बच्चों ये अब हमने पूरे इंटरफेरेंस को कवर कर दिया है इसमें, और आज का ये जो वीडियो हमने बनाया, जो लेक्चर हमने लिया है, इसमें वी हैव डिस्कस सो मेनी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। अब आप कोई भी कितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो होंगे हमने सारे फॉर्मूले लेकर के आपको डिस्कस कर दिए। अब इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, सबके आंसर्स आपको इसमें मिल जाएंगे, अच्छे तरीके से इसको देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरफियरेंस ऑफ लाइट।